नमस्कार एस्पिरेंट्स। आज की क्लास में हम जानेंगे दिल्ली के जो विशेष प्रावधान है दिल्ली के लिए। दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी कहा जाता है और ये जो है 239 AA का जो आर्टिकल जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया 69th अमेंडमेंट एक्ट के तहत, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान, तो दिल्ली के लिए जो विशेष प्रावधान है अनुच्छेद संख्या 239 AA में दे रखा है। अब ये 69th अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, जो 1991 में हुआ था। उस अमेंडमेंट के द्वारा जो है 239 AA इसको शामिल किया गया था और दिल्ली को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था या विशेष दर्जा दिया गया था कह सकते हैं। और ये एस बालकृष्णन समिति थी, उनकी सिफारिशों पर आधारित था, जिसका गठन जो है वो 1987 में किया गया था। तो दिल्ली को एक राज्य की मांगों को लेकर किया गया था, एक तरह से कि दिल्ली जो है राज्य होना चाहिए। तो उसी को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। तो 69th संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा संविधान में शामिल किए गए अनुच्छेद 239 AA ने दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया। और उस समय जो है 1987 में ये दिल्ली की राज्य की मांगों के ऊपर विचार करने के लिए किया गया था। ऐसा दिल्ली का नामकरण जो है वो संविधान का 69वां संशोधन 69th अमेंडमेंट एक्ट, बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इसको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। ये अधिनियम 1991 में लागू हुआ इस तारीख से और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नेशनल कैपिटल टेरिटरी बोला गया, NCT दिल्ली कहा जाएगा और दिल्ली के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाएगा। यहाँ पर आया कि ये उपराज्यपाल हेड होंगे, इसके डिप्टी गवर्नर। उसके बाद दिल्ली की विधायी सभा, यानी कि वहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो किस तरह की होगी। तो दिल्ली के लिए एक विधायी सभा होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और इसके सदस्य जो हैं वो प्रत्यक्ष चुनाव से माध्यमों से विभिन्न क्षेत्रों से, निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे अन्य राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते हैं, उसी तरह दिल्ली विधानसभा के चुनाव होंगे। और दिल्ली जो है वो टोटल कितनी सीटें हैं विधानसभा की? 70 सीटें हैं। तो 70 सीट्स पर जो प्रत्यक्ष चुनाव होंगे, तो चुनाव आयोग जैसे अन्य राज्यों के चुनाव कराता है उसी प्रकार से विधानसभा चुनाव दिल्ली में भी होंगे। उसके बाद संसद यह तय करेगी, अब इसमें संसद क्या है कि संसद इसमें यही तय करेगी कि कुल सीट हैं, उस सीट में जो है टोटल संख्या कितनी, जैसे 70 हो गई, अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीट आरक्षित हैं, उसके साथ साथ जो है आरक्षित सीटों के साथ साथ और जो वहाँ की जो सभा है, विधान सभा है, तो उसके संचालन संबंधी अन्य जितने भी नियम होंगे वो जो है यहाँ पर B में दिए गए हैं। तो विधायी सभा में कुल सीटों की संख्या, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें या कोई महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हों, ठीक, उन सभी चीज़ को जो है इसमें दिया गया है। विभाजित करने का तरीका और विधायी सभा के संचालन से संबंधित अन्य सभी नियम। नेक्स्ट है राज्य चुनाव में जुड़े नियम। अनुच्छेद 324 से लेकर 327 तक जो अनुच्छेद दिए गए हैं संविधान में, वो उसके साथ साथ 329 ये दिल्ली के चुनावों पर भी लागू होंगे। तो जो चुनाव आयोग है, और चुनाव आयोग जो है राज्यों के चुनाव कराता है, राज्य विधानसभाओं की, और उसके साथ साथ MPs के भी चुनाव कराता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। ठीक उसी तरह जो है दिल्ली की जो विधानसभा होगी उसकी विधानसभा के भी चुनाव जो हैं हर 5 साल में होंगे और हर 5 साल में जो है उसके मेंबर्स चुने जाएंगे, ठीक है। उसके यदि किसी नियम के राज्य विधानमंडल का उल्लेख है तो राज्य विधानमंडल को जो है संसद के रूप में माना जाएगा यहाँ पे। तो दिल्ली के लिए संसद के संदर्भ में माना जाएगा, राज्य विधानमंडल को संसद के रूप में माना जाएगा कि जैसे संसद होती है वैसा ही राज्य विधानमंडल। फिर आते हैं दिल्ली विधायी सभा की शक्तियाँ। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली की जितनी भी शक्तियाँ हैं, तो एक तो राज्य सूची है कि जैसे 7th
जो शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची है, तो 7वीं अनुसूची में पहला जो है जो सूची है वो है केंद्र सूची, यानी कि जिस पर केंद्र कानून बना सकती है, केंद्र सरकार कानून बना सकती है। दूसरी जो है राज्य सूची, जिस पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। और तीसरी है समवर्ती सूची, जो कि जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती हैं। तो राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये दोनों सूची जो है, इन पर कानून बनाने का प्रावधान रहेगा, और इस पर जो है विधानसभा वहाँ की जो है कानून बनाएगी। सरकार चुनने के बाद में जो बहुमत दल का विषयों पर जो कानून बनाने का, जो बहुमत दल का नेता होगा, यानी जिसने मेजॉरिटी पाई होगी, कह सकते हैं जिसने 50% प्लस वन सीटें पाई होंगी, तो वो जो है वो दल सरकार बनाएगा। और उसके बाद जो भी कानून बनाए जाएंगे वो दिल्ली के लिए, एनसीटी के लिए होंगे, नेशनल कैपिटल टेरिटरी के लिए। अब इसमें समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बना सकती है, लेकिन दिल्ली निम्नलिखित विषयों पर कानून नहीं बना सकती है। अब कौन कौन से विषय हैं जिस पर दिल्ली कानून नहीं बना सकती है? तो सबसे पहला जो विषय है वो है पुलिस। तो पहला जो है पुलिस पर कानून नहीं बना, पुलिस, दिल्ली पुलिस जो होगी वो केंद्र सरकार के अधीन होगी। दूसरा, तो सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर प्रविष्टि 1 में ये दिए गई हैं कौन कौन सी सार्वजनिक व्यवस्थाएँ। और तीसरा जो है भूमि को लेकर के, तो भूमि, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर के कोई भी कानून जो है दिल्ली की विधानसभा नहीं बना सकती, ये केवल केंद्र सरकार ही बना पाएगी। ठीक है, जो भी कानून बनते हैं या आपराधिक कानून जो होंगे वो भी, जैसे दिल्ली पुलिस के जो है अंडर में आते हैं, तो दिल्ली पुलिस के अंडर तो 64, 65, 66 के लेकर के जो भी आपराधिक कानून हैं, जिनकी प्रविष्टि 64, 65 और 66 में दी गई है, प्रविष्टि 64, 65, 66, वो भी शामिल नहीं है, वो भी जो है दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आते हैं, वो भी केंद्र सरकार के अंडर में आएंगे। नेक्स्ट है, अब इसमें नेक्स्ट है कि दिल्ली की विधायी सभा के पास कानून बनाने के लिए अधिकार होने के बावजूद संसद के पास दिल्ली के लिए किसी भी विषय पर कानून बनाने की पूरी शक्ति है। यानी विधायी सभा यानी विधानसभा है, वहाँ पर विधानसभा चुनी गई है, लेकिन चूंकि वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी बोली गई, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोली गई, तो इसलिए जो है अगर कोई संसद कानून बनाती है दिल्ली के लिए, तो वो विधायी सभा के द्वारा जो पास हुआ कानून है, तो उसको वो भी माना जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ संसद भी कानून बना सकती है किसी विषय पर जो दिल्ली से संबंधित है, उसकी भी पूरी शक्ति है। ठीक है, अब यदि दिल्ली विधानसभा द्वारा बनाया गया कानून, संसद द्वारा बनाया गया कानून एक ही विषय पर आपस में टकराते हैं, जैसे कन्फ्लिक्ट अगर हो जाता है कि कोई जो है लॉ पास किया गया, कोई विधेयक पास किया गया, उसका कानून बना दिल्ली विधानसभा के द्वारा, और एक केंद्र की सरकार के द्वारा जो संसद के द्वारा बना, तो इसका कहने का मतलब ये है कि संसद का जो कानून होगा वही माना जाएगा। यहाँ पर दिल्ली विधानसभा का कानून जो है वो नहीं माना जाएगा। तो एक ही विषय पर अगर ये कानून बनाते हैं तो आपस में यह टकराते हैं, तो संसद का कानून जो है प्रभावी रहेगा और दिल्ली का कानून टकराव की सीमा तक अमान्य हो जाएगा। उसके साथ साथ एक बात और कही गई है कि दिल्ली का कानून जो है तभी बनता है, मान लीजिए जब राष्ट्रपति स्वीकृत कर देते हैं। अब यहाँ पे बात आ गई कि एलजी जो होता है, तो यहाँ से जो पावर जो है एलजी पर है, तो एलजी अगर मान लीजिए के पास गया कोई कानून बनने के लिए, एलजी के पास वो विधेयक गया यहाँ से विधानसभा से पास होने के बाद में, तो एलजी उसको जो है पास कर सकता है, या फिर उसको वापस लौटा सकता है, या फिर अपने पास सुरक्षित रख सकता है, या राष्ट्रपति को के लिए जो है वो भेज सकता है। तो राष्ट्रपति के लिए भेज सकता है, तो उसके लिए क्या है कि हालांकि यदि दिल्ली का कानून राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर चुका है, तो वह कानून तब तक मान्य रहेगा जब तक संसद उस विषय पर कानून नहीं बना देती। तो यहाँ पे अगर जो है कोई गवर्नर, डिप्टी गवर्नर है, वो प्रेसिडेंट के लिए मान लीजिए किसी विधेयक को रख लेता है या प्रेसिडेंट के पास भेज देता है, तो प्रेसिडेंट उसको कानून पारित कर देंगे, उसको उस विधेयक को पारित कर देंगे, उस पर साइन कर देंगे और वो एक तरह से कानून बन जाएगा। लेकिन उस कानून को कब तक
बना रहेगा जब तक संसद का सत्र चलेगा। उस सत्र में जो है वो उस विषय पर जिस पर उन्होंने उसको राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किए हैं, तो उस कानून पर वो संसद जो है अपना लास्ट में जो है वो कानून पारित करेगी। ठीक है, तो ये कानून जो है तब तक मान्य रहेगा जब तक संसद उस विषय का नया कानून नहीं बना देती। अब यहाँ पे जो है दिल्ली की जो विधानसभा है उसका कद जो है संसद से छोटा हो गया, तो संसद जो है एक तरह से संसद भी कानून बना सकती है किसके लिए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए, या कह सकते हैं कि एनसीटी के लिए, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, या फिर दिल्ली के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की क्या भूमिका है। तो दिल्ली में जो है मुख्यमंत्री होगा एक और उसके मंत्रिपरिषद होगी। अब ये कहाँ से चुने जाएंगे, तो ये डायरेक्ट वोटिंग जो होती है चुनाव आयोग के द्वारा जो चुनाव करवाए जाएंगे दिल्ली विधानसभा के, और दिल्ली विधानसभा की 70 सीटें उन पर चुनाव होंगे। और चुनाव होने के बाद में जब विधानसभा बैठेगी और उसमें जो है जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है जो कि 50% + 1 बहुमत जिसका आएगा, वो पार्टी सरकार बनाएगी। और सरकार बनाने के बाद में जब वो सरकार बन जाएगी तो उसके बाद जो कानून बनाना है तो या फिर जो विधेयक पास करना है वो उसके अधीन आ जाएगा। तो मंत्रियों की संख्या टोटल जो है 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये भी बात कही गई है। और मुख्यमंत्री होता है और एक मंत्रिपरिषद होती है, और ये किसके सलाह पे काम करते हैं, उसके बाद फिर राज्यपाल होते हैं। तो राज्यपाल की जगह यहाँ पे उपराज्यपाल की बात आती है। यहाँ पे ये भी बात है कि अगर मान लीजिए ये मंत्री जो हैं उन मामलों में उपराज्यपाल को सलाह देंगे जिन पर दिल्ली को कानून बनाने का अधिकार है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे उपराज्यपाल को पावर दी गई है। इवन मुख्यमंत्री होने के साथ साथ अगर मंत्रिपरिषद होगी तो ऐसा बहुत बार हुआ है सरकार को लेकर, दिल्ली की सरकार को लेकर के, कि कोई भी सरकार ने कोई भी अधिनियम बनाया या कोई कानून बनाया और उसको उपराज्यपाल को भेजा, तो उपराज्यपाल ने उस पर टिप्पणी करी या फिर उपराज्यपाल ने एक तरह से उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ चीफ मिनिस्टर और डिप्टी गवर्नर के बीच में। तो डिप्टी गवर्नर को जो है ज़्यादा पावर दी गई है यहाँ पर। तो ये एक तरह से क्या होगी, ये मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री सलाह देने के लिए होंगे। किसको, डिप्टी गवर्नर को सलाह दे सकते हैं कानून बनाने के लिए। तो कानून बनाने का अधिकार किस पर है, पूरी तरह से उपराज्यपाल पर है। यहाँ ये बात इम्पोर्टेंट है। लेकिन अन्य राज्य में क्या होता है, अन्य राज्य में होता है कि मुख्यमंत्री की सलाह से ही राज्यपाल काम करते हैं, और मुख्यमंत्री के बाद भी जो भी मुख्यमंत्री जो है अन्य राज्यों में जैसे होता है, मुख्यमंत्री कोई सरकार जो है कानून बनाती है और उसके बाद में जो है राज्यपाल सिग्नेचर करते हैं, और उसके बाद जो है फिर राज्यपाल उस पर अपनी संस्तुति देते हैं और उसके बाद वो कानून बन जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे उपराज्यपाल की पावर को ज़्यादा बताया गया है। यदि उपराज्यपाल और मंत्रियों के बीच में कोई मतभेद होता है तो यह मामला राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। ठीक है, अगर मतभेद हो गया तो, और फिर राष्ट्रपति, जब तक राष्ट्रपति का निर्णय नहीं आता, उपराज्यपाल जरूरी मामलों में तत्काल कार्रवाई कर सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए कोई विधेयक जो है राष्ट्रपति के लिए रख दिया गया, तो उसके अलावा भी मान लीजिए जब वो मामला जो है राष्ट्रपति के पास चला गया, तो उससे संबंधित अन्य मामले हैं, कोई और मामले हैं, तो वो भी तत्काल का कोई ज़रूरी मामले हैं जिन पर तत्काल जो है निर्णय लेने की ज़रूरत है, तो वो तत्काल कार्रवाई कौन कर सकता है, वो डिप्टी गवर्नर कर सकता है दिल्ली का। नेक्स्ट आते हैं कि मंत्रियों की नियुक्ति। अब मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो गई या फिर ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि बाकी राज्यों में राज्यपाल के द्वारा जो है वो नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री की, और मंत्रिपरिषद की मुख्यमंत्री की सलाह पर। परंतु यहाँ पर क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। यहाँ पर प्रेसिडेंट की बात आती है कि ये प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट यहाँ पर मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर। अब क्या है कि मंत्री जो है वो राष्ट्रपति की इच्छा पर अपने पद पर बने रहेंगे। अब यहाँ पे राष्ट्रपति की इच्छा पर, यहाँ पे जो है टेन्योर जरूर 5 साल का है, लेकिन 5 साल से पहले जो है
राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को हटा भी सकते हैं, ठीक है, उसको जो उसके उस पद से, मंत्री पद से उसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व किसका है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से हर जगह पर जो हर राज्यों में होती है, या फिर हर देश में जो केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार में लोकसभा जो है वो मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक इसी प्रकार से जो विधानसभा है उसके प्रति उत्तरदायी जो होगी वो मंत्रिपरिषद होगी। उसके बाद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, यानी उन्हें विधानसभा के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सेंट्रल में भी ये रूल है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है जो केंद्र सरकार होती है या मंत्रिपरिषद होती है, और विधानसभा उन्हें जवाबदेह ठहरा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट है वो है संसद की भूमिका। अब यहाँ पर जो है पार्लियामेंट की भूमिका कहाँ आती है? देखिए, संसद इन प्रावधानों पर लागू करने या इनमें संशोधन करने के लिए कानून बना सकती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ऐसे कानून को जो भले ही वह संविधान के किसी भाग में परिवर्तन करे, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पे ये बात है कि पहली बात तो है ऐसे प्रावधानों में लागू करने की बात कही गई है इस संशोधन के लिए। तो संशोधन क्या है? संविधान संशोधन मान लीजिए करना है और दिल्ली के लिए करना है, तो उसको लेकर के जो संसद है उसका कानून प्रभावी रहेगा। संसद उस पर जो है जो भी परिवर्तन करना चाहे, संविधान संशोधन करना चाहे लॉ में, तो ये जो है ये 368 जो अनुच्छेद है उसके तहत में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है वो 368 के अंतर्गत आता है। तो उस कानून में जो है भले ही जैसे संविधान में किसी भाग पर ये परिवर्तन करे तो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो ये आर्टिकल 368 के तहत नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। फिर है अन्य कानूनों का आवेदन। तो अनुच्छेद 239B 239B में ये जो भी नियम हैं वो पौंडीचेरी के लिए हैं, और वो जो पांडिचेरी पर लागू होते हैं, पुडुचेरी पर, वही सारे नियम जो हैं वो दिल्ली पर भी लागू होंगे। उसके बाद उन नियमों में जहां अनुच्छेद 239A1 का उल्लेख है, इस अनुच्छेद 239AA या 239AB के संदर्भ में माना जाएगा। तो ये 239A1 अगर कोई अनुच्छेद है तो वो उसको 239AB या 239AA वो माना जाएगा। तो अभी हम लोगों ने पूरा जाना कि किस तरीके से जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए वहाँ पर जो भी सरकार बनती है दिल्ली में, वो चाहे किसी भी पार्टी की हो, अभी तक यही रहा है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो इस पर हमेशा ही पुरजोर रूप से जो है गहन चिंतन होता रहा है, परंतु अभी तक जो है दिल्ली को पूरी तरह से राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। इस कारण से उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में या सरकार के बीच में जो है कन्फ्लिक्ट पैदा होता ही है, विचारों का भेद होता ही है, और जिसके कारण से क्या होता है कि जो भी विधेयक है वो विधेयक अंतोगत्वा राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति जो है अपनी सहमति देते हैं उस विधेयक को, ठीक है, नहीं देते हैं तो वो नल माना जाता है, ख़त्म माना जाता है। और अगर दे दिया है तो उतने दौरान के बीच में जो भी दिल्ली की जो भी कानून है या दिल्ली का जो शासन है वो पूरी तरह से जो है उपराज्यपाल के अधीन कार्य करता है। तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि दिल्ली का जो पूरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को क्यों बोला जाता है और किस तरीके से जो है दिल्ली का शासन चलता है। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को ये पूरी तरह समझ में आ गया होगा। मेरा आपसे ये भी कहना है कि हमारा कि जिस भी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि उस पर वीडियो बने और वो टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको कमेंट में टाइप कर सकते हैं और कमेंट में दे करके हम उसको उस पर जो है जो भी टॉपिक होगा उस पर अपना वीडियो जो है बनाएंगे और उसको जो है आप तक जानकारी उसकी पहुंचाएंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो नया पड़े उसकी आपको सूचना मिल जाए। हमारा प्लेटफॉर्म जो है औरा स्टडी, तो 2 वेबसाइट्स हैं हमारी, aurastudy.com और aurastudy.in।
दोनों वेबसाइट्स पर आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी। उसके साथ साथ एडिटोरियल्स और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। डेली करंट अफेयर्स भी डेली अपडेट होती रहती है। तो अपडेट डेली करंट अफेयर्स डेली अपडेट होती रहती है। तो यहाँ पर उस वेब जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको फ्रंट में ही वो दिख जाएगी कि कौन कौन सी करंट अफेयर्स होती है। उसके साथ साथ पीडीएफ अगर आप लेना चाहें किसी दिन की करंट अफेयर का तो या फिर पर्टिकुलर एडिटोरियल का, तो वो भी आपको करंट अफेयर्स पीडीएफ करके एक बॉक्स बना है, उस पर क्लिक करते ही आप उन पीडीएफ्स को देख सकेंगे और वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।